हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाना है और सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको डेली इस प्रकार की नई वीडियोज की प्राप्ति होती रहे। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने 7 रिएक्शन को देख चुका था, केमिकल प्रॉपर्टीज 7 केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने देख चुका था। आज जो स्टार्ट करेंगे वो कितने नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज है, 8 नंबर। तो आपको टॉपिक लगाना है हेल वॉलार्ड जिनसे रिएक्शन, HBZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं, उस रिएक्शंस के लिए आपको टॉपिक लगाना है। ठीक है, तो पहले समझते कि ये होता है क्या, HBZ रिएक्शन जो है वो होता क्या है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए HBZ रिएक्शन के लिए क्या होता है कि सबसे पहला कंडीशन जो होता है उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वह HBZ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये कंडीशन क्या कहता है कि जो HBZ रिएक्शन कराते हैं तो उसके लिए किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H2 के साथ। H2 का मतलब Cl2 और Br2 ले सकते हैं, Cl2 Br2 ये सारी चीजें ले सकते हैं। और उसके साथ क्या होना चाहिए, रेड फास्फोरस को भी लेना है। HBZ रिएक्शन में H2 के जगह पे Cl2 Br2 और रेड फास्फोरस को ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, लेना आपको क्या, हाइड्रोलिसिस कराना है। एसिडिक मीडियम ये सब कुछ नहीं, डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस कराना है। तो कंडीशन क्या है कि HBZ रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, दूसरा H2 और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में कराएंगे और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो उसके बाद उसका क्या करेगा कि प्रोडक्ट की प्राप्ति हम लोगों को हो जाएगा। तो चलिए एक रिएक्शन को लेते हैं, इसके बाद देखते कि इसमें किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। तो मान लेते कि चलिए CH3 और COOH ये हम लोगों ने एक स्टार्टिंग मटेरियल कार्बोक्सिलिक एसिड का लिया। इसको हमने क्या किया कि सबसे पहले जो कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब इसको ये CO जो ग्रुप है इसके बगल वाले ग्रुप में देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो इसी में क्या है कि हाइड्रोजन है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देगा, यहाँ से H को रिमूव कर देगा यहाँ से, और यहीं पे क्या आ जाएगा आपका जो भी, अगर Br2 के साथ ले रहे हैं रेड फास्फोरस, Br2 और रेड फास्फोरस ले रहे हैं तो Br आ जाएगा। ठीक है, पहला में रेड ये वाला हो जाएगा और दूसरा में क्या है कि हाइड्रोलिसिस कराना है ये। तो देखिए ये क्या करता है, CH3 से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br और COOH का COOH ही रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। सिर्फ बदलाव होता है तो क्या करता है कि उसमें ब्रोमीन आके जुड़ जा रहा है, तो और क्या निकल जा रहा है, यहाँ से H निकल रहा है, यहाँ से H निकल रहा है और यहाँ से एक Br, तो H और Br क्या हो जाएगा, HBr रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लिए, तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेंगे। चलिए स्टेटमेंट क्या है कि द रिएक्शन, देखिए द रिएक्शन इन विच ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, H2 के जगह पे क्या ले सकते हैं, Cl2 Br2 को ले सकते हैं, एंड रेड फास्फोरस, फास्फोरस कैसा होना चाहिए, रेड फास्फोरस होना चाहिए, एंड देन उसके बाद क्या करना है, देन हाइड्रोलाइट, फिर उसमें वाटर डाल देंगे, टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्फा वाला जहां हाइड्रोजन है वहीं पे क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव होके क्या हो जाता है, हेलोजन एटम्स जुड़ जाता है, तो अल्फा हेलो का क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल को देखा था। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते, क्या है दूसरा एग्जाम्पल, जैसे देखिए ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन, कम से कम अल्फा होना चाहिए। तो ये जो रिमूव होगा ये कहाँ से रिमूव होगा, अल्फा से। तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, इसमें हमने Br2 डाला रेड फास्फोरस के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, तो ये क्या किया, यहाँ से जो है यहाँ से H को रिमूव कर दिया और यहाँ से H रिमूव किया और यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अल्फा कार्बन पे हम लोग का Br आ गया, मतलब ब्रोमो बन गया, अल्फा ब्रोमो। और जितना कार्बन है उतने कार्बन का वो वही एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के ही रूप में रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या करेगा कि ये अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा।
बातें क्लियर हो गया। तो इसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं HBZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसे कोई कंपाउंड दे दे CH3COOH, ऐसा कंपाउंड दे दे और HBZ रिएक्शन करने के लिए कह रहा है, HBZ करने के लिए कह रहा है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले जैसे देखिएगा कि इस कार्बन के बगल में कोई कार्बन है, नहीं है। यहाँ पे कोई कार्बन होना चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है। जब कार्बन ही नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका कुछ चीज़ें बन पाएगा तो नहीं बन पाएगा। तो ये क्या करना है कि आपका यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शंस हो पाएगा क्या? तो रिएक्शन आपका नहीं होगा। और रिएक्शन नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे चीजें क्या होगा, कुछ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहीं पे एक कार्बन, दो कार्बन, चार कार्बन, जितना कार्बन रहता तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन को पॉसिबल कर सकते हैं। वहीं पे क्या आके जुड़ जाता है? BrClH, ये सब आके जुड़ जाता है। फिर अगर ऐसे दे देगा बेंजीन वाला, बेंजोइक एसिड, ऐसे यहाँ पे कहेगा कि ये क्या है, होगा, इसमें रिएक्शन होगा HBZ रिएक्शन, तो आपको डायरेक्टली कहना कि यहाँ पर भी HBZ रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में बताया था कि बेंजीन रिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि बाहरी, मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग से अगर ऐसे जुड़ रहा है कोई, देखिए यहाँ पे ऐसे जुड़ रहा है, तो यहाँ वाले कार्बन में क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड, 3 जगह पे डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या कर रहा है कि इस कार्बन को अगर देखेंगे, यहाँ एक कार्बन है ना, तो इस कार्बन में एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर है, टोटल 4 बॉन्ड हो गया। तो इसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। मतलब इसके पास, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो HBZ रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से हेल-वॉलार्ड रिएक्शन को हम लोग सीख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को लिख लेना और इतने सारे एग्जांपल्स को आप समझ सकते हैं। तो ये क्या करता है, अल्फा ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, अल्फा का कार्बन का बना देता है, कंपाउंड्स को बना देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे कि जैसे नेक्स्ट रिएक्शन आपका आ जाता है, क्या रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 9 नंबर रिएक्शन है। तो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ने वाला। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो लेंगे वो किसका लेंगे? बेंजोइक एसिड का। तो देखिए बेंजोइक एसिड है आपके पास, ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, हल्का सा क्या करना है कि बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड है, तो ये हो गया COOH, ऐसे है। और यहाँ पे क्या है, देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये है ना। और यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए जो ऑक्सीजन वाला जो वो H है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो यहाँ पे देखिए CO जो है, सिंपल सा इतने याद रखना है कि जो COOH वाला जो ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि -I इफेक्ट के साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बेंजीन रिंग से ही क्या करेगा, खींचेगा, आपका बेंजीन रिंग से ही इलेक्ट्रॉन्स को आपका रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें कर रहा है। तो देखिए यहां से क्या करेगा कि इसके स्टेबिलिटी को खुद क्या करेगा, घटाएगा। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से अगर देखना चाहेंगे हम लोग, तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ये खींच लेगा अपने पास। तो यहां वाला जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां भागेगा, ऑक्सीजन के पास। तो ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन के पास भाग गया। तो देखिए क्या बन जा रहा है, ऐसे करके बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे से वो है, इलेक्ट्रॉन कितना था, 4 था, 4 और 2 कितना हो गया, 6, उसके ऊपर क्या हो गया, माइनस चार्ज। और यहाँ ये H और वो H जो है वो उसको रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो क्या हुआ, लेके भाग गया। तो कहाँ का डबल बॉन्ड बचा, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, हल्का सा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आपका प्लस चार्ज हो गया और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ और 1 बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रिमूव कर देगा, यहाँ से यहाँ रिमूव करेगा, तो फिर से नए प्रोडक्ट्स क्या बन जाएगा। देखिए तो हल्का सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसे करके ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन में जितना इलेक्ट्रॉन था उतना हम लोग दे देंगे 6, और उसके साथ क्या है, माइनस चार्ज। और प्लस जो था यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो देखिए आपका क्या चीजें बन जा रहा है, कुछ ऐसे बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अबर प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर से ये क्या करेगा, रिमूव कर जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला। तो देखिए ये क्या चीजें बन रहा है कि डबल बॉन्ड एक यहाँ पे, अरे अब डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे जो चीजें हैं
माइनस के साथ 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, और इधर वो H जो है वो H तो अपना रह ही रहा है, ठीक है। अब देखिए प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या कर रहा है कि जो ये है, अब ये क्या करेगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये जो जा रहा है तो डबल बॉन्ड तो बन रहा है, तो डबल बॉन्ड जो है वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया, तो फिर से किस प्रकार का कंपाउंड बना देगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो रहा है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है कि कितने कितने जगह पे प्लस चार्ज आया। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया एक प्लस चार्ज, फिर यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा ई प्लस वाला, तो प्लस वाला यहाँ पे प्लस के साथ तो करेगा नहीं, यहाँ COOH है तो यहाँ प्लस वाला प्लस के साथ नहीं करेगा। ये कहाँ पे करेगा कि जहाँ पे प्लस चार्ज नहीं है, तो ये कहाँ आके अटैक कर देगा, उसके बगल में। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, 1 3 का मतलब क्या है, मेटा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आपका आएगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आपका आ जाएगा। अगर कहते कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आता है, ऑर्थो और पारा पे आ जाता है, क्योंकि इस जगह पे क्या ऑर्थो पारा पे प्लस है ऑलरेडी, और यहाँ पे प्लस नहीं है मतलब न्यूट्रल है, वहाँ पे माइनस हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। तो डायरेक्टली बताना क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पे करेगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस को, थोड़ा सा स्टेटमेंट को देख लेते हैं स्टेटमेंट से, ठीक है। तो टॉपिक लगा दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कहाँ भाग लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेगा, ठीक है। और रिएक्शन में भाग लेने के कारण क्या करेगा कि ये COOH ग्रुप, जिसमें क्या है कि इन विच COOH ग्रुप एक्ट्स एज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब क्या करेगा कि उसके स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कर रहा है, खींच ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स को ही खींच लेगा तो उसके पावर को क्या करेगा, रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्टिविटी को घटा देगा, और घटाने के कारण इसको और भी क्या कर सकते कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के रूप में। मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल अबर आएगा वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, मेटा पे आके जुड़ने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड के, बेंजोइक एसिड के, ठीक है। तो देखिए एक आध इसका फिर से देख लेते हैं हल्का सा, ठीक है। तो देखिए आपका ये चीजें हैं, तो हल्का सा देखना यहाँ पे क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बेंजोइक एसिड है, ये क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो देखिए इसके ऊपर माइनस चार्ज किया कि 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड, तो कितना हो गया 7। 7 में क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन इसके पास कितना हो रहा है 7, मतलब किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग का डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण यहाँ पे क्या दे दिए, प्लस। फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर यहाँ वाला रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हल्का सा यहाँ वाला फिर से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में लेते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फर्स्ट वन हेलोजेनेशन रिएक्शन। अगर पहला बोलेगा इसका ए नंबर, तो ए नंबर में क्या होता है, हेलोजेनेशन रिएक्शन। हेलोजेनेशन का मतलब क्या होता है समझना है पहले, उसके बाद तो लिखना ही है। हेलोजेनेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड हम लोग के पास है ये, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ से जो Cl आएगा वो कहाँ पे आके अटैक करेगा, यहाँ पे मेटा पे। तो ये क्या बन गया आपका, देखिए ये पे क्या हो गया COOH ये है, और यहाँ पे जो Cl आ रहा है वो कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मेटा पे। तो ये क्या कर दिया, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। और यहाँ पे क्या है, एक और Cl है, तो एक Cl और यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे H होगा, तो H और Cl रिमूव हो गया। तो आपका बना क्या रहा है, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड बना दे रहा है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, तो वो देखिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच, ये नंबर करके, द रिएक्शन इन विच बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ, ट्रीटेड किसके साथ करा रहे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, FeCl3, वो भी एनहाइड्रस ले सकते, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, टू फॉर्म मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। देखिए यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया आपका मेटा पे क्लोरोबेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटा पे क्लोरो
बेंजोइक एसिड यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस HCl का रिमूवल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अगर नेक्स्ट वन हम लोग बात करें तो किसकी बात करेंगे, देखिए हल्का सा देखना है कि दूसरा बी नंबर, अगर हम लोग नाइट्रेशन कराना चाह रहे हैं, किसका करा रहे हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो नाइट्रेशन जैसे बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का अगर नाइट्रेशन कराना है तो इसमें क्या करना होगा, कॉन्क डालना होगा, क्या क्या, HNO3 डालिए कॉन्क में और H2SO4 डालिए कॉन्क में, दोनों कॉन्क होना चाहिए। जैसे हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सर डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा कि आपका बेंजोइक एसिड में मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड है, मेटा पोजीशन पे क्या करेगा, NO2 आके जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो गया। तो चलिए इसको हल्का सा स्टेटमेंट को देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते। देखिए स्टेटमेंट ये क्या लिखना होता है सॉरी, नाइट्रेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ, ये मिक्सर ऑफ कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ, टू फॉर्म मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कहाँ पे जुड़ रहा है, नाइट्रो मेटा पे, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। देखिए ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस होगा। चलिए नेक्स्ट वन है जो वो है क्या, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो सिंपल सा आप क्या करना है, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है और इसमें क्या करेगा कि आपका SO3H आके जुड़ जाएगा, सल्फो बेंजोइक एसिड बना देगा। तो इसका स्टेटमेंट अगर लिखना चाहे तो लिखते हैं, द रिएक्शन इन विच बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ कॉन्क H2SO4 टू फॉर्म मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। तो देखिए यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है, यहाँ पे आके मेटा में आके SO3H जुड़ जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड बन जाता है कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस से। इस प्रकार से आपके सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, और पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे रिएक्शंस ही क्लियर होते हैं, ठीक है। चलिए कुछ इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, कुछ इसका उपयोग देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो किसका उपयोग देखते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का मतलब HCOOH होता है। तो फॉर्मिक एसिड का उपयोग अगर देखेंगे तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि रबर वाली फैक्ट्री में करते हैं, रबर इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग करते हैं। वो भी किस रूप में, टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स का मतलब क्या होता है कि जो रबर प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें लिक्विड जो पौधे से तैयार किया जाता है, पेड़ पौधे से तैयार किया जाता है, वो लेटेक्स होता है। उसको क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं। कोगुलेट करने का मतलब जमाते हैं, और जमाने के बाद उसको क्या किए हैं, पॉलीमर के रूप में कन्वर्ट कर दिए। तो रबर इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है कि जमाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बर्फ को मतलब पानी से क्या करना है, बर्फ बनाना है, तो हम लोग क्या किए कि फ्रिज में डाल दिए और लाइन दे दिए। तो फ्रिज क्या हो गया, एक मीडियम हो गया जिससे क्या किया जाता है, आइस को बनाया जाता है। लेकिन इसमें अगर हम लोग को क्या करना है कि रबर का फॉर्मेशन करना है, तो रबर को फॉर्मेशन किससे, लेटेक्स से। तो लेटेक्स से क्या करेंगे, कोगुलेट करने के लिए फॉर्मिक एसिड को डाल देंगे, और फॉर्मिक एसिड को डालें तो क्या बन गया, आपका कोगुलेट होकर रबर बन गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, दूसरा उपयोग, इसका उपयोग हम लोग लेदर वाले फैक्ट्री में करते हैं और पेंट वाले फैक्ट्री में करते हैं। लेदर बनाने वाले फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कम से कम 2 उपयोग जानते हैं फॉर्मिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड का उपयोग क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा नंबर उपयोग का एसिटिक एसिड। तो दूसरा नंबर एसिटिक एसिड का क्या होता है कि इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग भी हम लोग किस रूप में करते हैं, एसिटिक एसिड का उपयोग सिंपल सा रबर को कोगुलेट करने के लिए लेटेक्स के रूप में इसका भी उपयोग करते हैं। एसिटिक एसिड का भी जैसे हम लोग फॉर्मिक एसिड का करते थे, यहाँ पर भी क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का भी हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका उपयोग हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल पीवीसी के रूप पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट, इस रूप में पॉलीविनाइल एसीटेट के फॉर्मेशन के रूप में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं कि पीवीए बनाने में इसका उपयोग करेंगे। और पीवीए जो होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट जो होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। नेक्स्ट वन जो थर्ड वन है, थर्ड नंबर का क्या है, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है, कार्बन कितना कार्बन, 6 कार्बन, और 6 कार्बन में से ऊपर वाले कार्बन में COOH रहेगा, नीचे वाले कार्बन में COOH हो जाएगा। तो इसी को हम लोग एडिपिक एसिड कहते हैं, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में आपको एडिपिक एसिड के बारे में पूछा जाएगा कि क्या फॉर्मूला होता है। तो 4 गो कार्बन और एक ऊपर में COOH, एक नीचे में COOH, ठीक है। टोटल कार्बन की संख्या 6।
ठीक है। तो ये क्या होता है, एडिपिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, नायलॉन 66 एक पॉलीमर है नायलॉन के रूप में, तो उसको हम लोग बनाने के रूप में करते हैं। नायलॉन 66 इसका नाम है, होता है नायलॉन 66, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी को बनाने में एडिपिक एसिड के रूप में, एडिपिक एसिड के रूप में, एडिपिक एसिड रहेगा तो उसी से हम लोग नायलॉन 66 बना सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एडिपिक एसिड नहीं, मतलब नायलॉन 66 नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट वन, टेरिथैलिक एसिड। आप लोग को बताया टेरिथैलिक एसिड का मतलब क्या होता है। टेरिथैलिक एसिड का मतलब आपका क्या हो गया कि वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके ऊपर में बेंजीन रिंग, जिसमें क्या होगा कि ऊपर नीचे दोनों एक बार मतलब पारा पोजीशन पे COOH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको टेरिथैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, टेरिलीन, TERYLENE, टेरिलीन के रूप में करते हैं। मतलब टेरी कॉटन वाला जो कपड़ा बनता है ना, तो उसी टाइप में इसका पॉलीमर भी बनाया जाता है। टेरिलीन पॉलीमर के रूप में इसका बनाने में किया जाता है टेरिथैलिक एसिड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन जो है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का उपयोग कहाँ पे होता है, बेंजीन में COOH लग जाना बेंजोइक एसिड। तो इसका उपयोग करते हैं कि इसका ईस्टर पहले बना लेंगे, Na डाल के COOH करके फिर उसको ईस्टर बना देंगे, मतलब दोनों तरफ से बेंजीन रिंग लटक जाएगा। तो ईस्टर का उपयोग क्या करते हैं कि परफ्यूम्स को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं, परफ्यूम्स को बनाने में इसका उपयोग करेंगे इसके ईस्टर का। और हम लोग एक जानते हैं क्या करता है कि मुरब्बा या अचार ये सब को जैसे रखा जाता है, कहाँ पे, मॉल उल में देखते हैं या बहुत शहरों में, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ये सब हम लोग जैसे नमक वमक डाल के जो रखते हैं ना, वो नमक डाल के नहीं रखता, वो क्या करता है सोडियम बेंजोएट डाल के रखता है। सोडियम बेंजोएट डालने के कारण क्या होता है कि वो चीज़ें जो भी रहता है वो ख़राब नहीं होने देता है, जो भी खाने वाली चीज़ें रहता है। तो बेंजीन में COOH लग जाना ही क्या होता है, सोडियम बेंजोएट, बेंजीन में COOH। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सोडियम से रिएक्शन कर दिया, सोडियम बेंजोएट बन गया। सोडियम बेंजोएट भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपयोगी चीज़ें है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। भोजन को हम लोग बचाने के लिए, अधिक दिनों तक स्टोर करने के लिए, मुरब्बा इस सबको रखने के लिए, तो किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या कि पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे पहले भी क्या हुआ, जो भी एल्डिहाइड कीटोन वाला जो भी था, टोटल चैप्टर्स को हमने देख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। तो ये चैप्टर को पूरे कंप्लीट कीजिए, जहाँ पे दिक्कतें आ रही वहाँ पे कमेंट कीजिए, उसके बाद और भी चीज़ें समझाया जाएगा। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा वो एमिन्स का होगा। इसके नेक्स्ट चैप्टर 13 के बाद 14 वाले में एमिन्स आएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो पर बने रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।